जो मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 आ रहा है 5 जुलाई को, उसमें आप मुझे ये करता हुआ देखेंगे, डॉट डॉट डॉट। सर फिल्म इंडस्ट्री में क्या है ना, रोमन में लिखी हुई हिंदी चलती है, तो मैं देवनागरी में लिख के भेजता था। तो मेरे पास बहुत शिकायत आती थी, मैं अटक गया, मैंने कहा नहीं भैया, हिंदी का काम हिंदी में भेजूंगा। कि आप क्राइम स्टोरीज को बहुत फॉलो करते हैं और आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आज भी इकट्ठे हैं, बहुत सारी FIRs पड़ी हुई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डाकुओं की पूरी मेरे पास है। अच्छा। हाँ। 1 साल तो फिल्म का स्क्रिप्ट फाइनल होने में लग गया। मैं सो नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी, so it was very torturous. 86 केसेस एवरी डे होते हैं रेप के, एंड 3.5 केस एवरी आवर हो रहा होता है रेप का, और 96% केसेस में अपने ही होते हैं जो इस क्राइम को कमिट करते हैं। पनिशमेंट मिल सकता है क्रिमिनल को, लेकिन क्या विक्टिम को जस्टिस मिल पाता है? खाली पनिशमेंट से तो नहीं होता। एक पूरी जिंदगी के लिए आपने क्या ट्रॉमा दे दिया किसी को। बट आपके साथ बैठ के मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैं सीरियस नहीं हूँ। हाँ जो सच है। हाँ। कि अगर आप एक्टर नहीं होते, तो मैं अगर आपसे पूछूं आप क्या होते? फिर आप सर्कस की वजह से भाग भी गए थे घर से। जी आपने काफी बड़ा कुछ ढूंढा है। हेलो हाय, वेलकम टू इंटू लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। फिल्म कुकी आ रही है जिसके एक्टर एंड डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हमारे साथ हैं। धीरे धीरे आपका परिचय सबसे कराएंगे। इस फिल्म के टॉपिक पे पहले बात करते हैं। कौन बताएगा मुझे ये कुकी क्या है, कुकी का मतलब क्या है? बिकॉज जितना मुझे पता है कैरेक्टर का नाम है कुकी, पर ये फिल्म का नाम कैसे बना? कुकी बताएंगे। कुकी आप बताइए, क्योंकि आप कुकी हाँ रितिशा हैं, ये कुकी प्ले कर रही हैं। हाँ, मैं कुकी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो कुकी एक सिर्फ एक लड़की का नाम नहीं है, ये इट्स अ सिंबल ऑफ ऑल द गर्ल्स आउट देयर, ऑल द विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स आउट देयर जो थोड़ा सा भी रिलेट कर सकते हैं। इट इज़ एक फिल्म नहीं है, ये मूवमेंट है फॉर चेंज, अ मूवमेंट फॉर चेंज, अ मूवमेंट फॉर एम्पावरमेंट, मूवमेंट फॉर सोल्यूशन। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे ये फिल्म बनाई गई है। कुकी जो नाम है, अब जब फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो एक बहुत ही इनोसेंट क्यूट सा नाम है कुकी, पर हम वही दिखा रहे हैं कि एक इनोसेंट क्यूट नाम के पीछे भी द प्रॉब्लम्स दैट शी हैज़ टू फेस। सो वो एक सिंबॉलिक वे में हम लोग ये फिल्म से दिखाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई द नेम कुकी। इट इज़ a representation of all the cookies in the world, because जो हमारी टैगलाइन है, there is a cookie everywhere. हर शहर, गांव, city, in every country, in the world actually, there are millions and millions of cookies. So it is a story about them. So that's why the name. एंड आई थिंक कुकी जो फिल्म है दैट्स स्टोरी ऑफ अ रेप विक्टिम जिनके साथ कुछ गलत होता है। सर आपका क्या कैरेक्टर है, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे? जैसे मैं बोल दूं नहीं, आपका इस फिल्म में क्या कैरेक्टर है? मैं आई प्ले द फादर ऑफ कुकी, और जो ऑब्वियसली रिलेशनशिप फादर डॉटर का है, उसके जो भी डायनामिक्स होती हैं वो हैं। उसके अलावा ये एक लॉयर भी है जो उस केस को लड़ता है, जो अपने आप में एक नई कॉम्प्लिकेशन, उसकी पर्सनल अंदरूनी तो लड़ाई होती ही है ना। और प्लस मेरे लिए चैलेंजिंग एज एन एक्टर ये था कि जब भी कोई आपके घर में अगर ऐसा होता है कि घर में इस तरह की दुर्घटना हो, तो जो भी हेड ऑफ द फैमिली है ना, वो भी टूट जाता है ना। ऐसा नहीं कि वो नहीं टूटता है, वो भी इंसान है, लेकिन उसको एक ब्रेव फेस सामने रखना पड़ता है, एक फसाड बनाना पड़ता है मजबूत रहने का, क्योंकि नहीं तो पूरा परिवार टूट जाएगा, उसको संभालना है। अब ये असलियत में तो होता है, लेकिन एज एन एक्टर बड़ा चैलेंजिंग और ट्रिकी काम हो जाता है। जैसे ये कि अगर मैं एक ब्रेव फसाड बना के बैठा हूँ कि मुझे अफेक्टेड नहीं है, संभालेंगे इस चीज़ को, तो वो इनसेंसिटिव भी लग सकता है कि अच्छा अनअफेक्टेड है इस चीज़ से, जबकि वो अफेक्टेड है लेकिन अनअफेक्टेड हो दिखा रहा है। ये बहुत ही पतली एक बारीक सी लाइन है।
तो एज एन एक्टर मुझे वो फ़र्क पकड़ने में थोड़ा सा एक चैलेंजिंग काम रहा। मैम आपसे पूछूंगी कि एज अ प्रोड्यूसर आपका कैसे एसोसिएशन हुआ इस फिल्म से? The first decision was taken by me only. अच्छा कि इस टॉपिक पे फिल्म बननी चाहिए। Yes. So that was my decision, and that was the most risky decision I have ever taken in my life. Why so? Because लोगों का कहना है कि फिल्म तो एंटरटेनिंग फिल्म ही चलती है, मसालेदार फिल्म ही चलती है, तो ऐसे सब्जेक्ट में फिल्म नहीं बनाना चाहिए, तो आप क्यों ये रिस्क ले रहे हो। तो लेकिन बात यह है कि मैं बचपन से थोड़ा सा जब मैं कुछ भी समझने लायक उम्र मेरा रहा, तब से मैं थोड़ा सा वुमेन राइट्स के लिए फ़ाइट करती रही सोसाइटी में। तो वो मैं बहुत सारे विक्टिम लोगों से मैं मिली हूँ, फिर बाय प्रोफेशन में एक लॉयर भी हूँ, उस दौरान भी मैं मिली हूँ बहुत सारे मतलब सर्वाइवर से। तो उनका पेन मैंने नज़दीक से देखा है, महसूस किया है, तो उसके ऊपर मैंने स्टोरी लाइन लिखा था ये। तो ये लिखने के बाद मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर बनाऊंगी, लेकिन ये मैं तभी समझ गई थी कि दिस इज़ ए वेरी डेलिकेट सब्जेक्ट, इसको बहुत ही डेलिकेटली, बहुत सेंसिटिवली, बहुत ही सीरियसली इसको डील करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपना मतलब माइंड बना ही रही थी कि कैसे बनाऊं। फिर प्रणब के साथ मेरा मतलब कनेक्शन हुआ और मैंने प्रणब को बताया स्टोरी। तो प्रणब ने भी पहले तो बोला था कि उसका डेब्यू फिल्म है उनका, तो वो रोमांटिक फिल्म करना चाहता था, डेब्यू फिल्म बोल के एक इस तरह का। फिर मैंने ये सब्जेक्ट दिया, बोला कि ये तो बहुत थोड़ा सा डार्क है सब्जेक्ट, रिस्की है मैम, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो फिर 2-3 महीने लिया उन्होंने, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही प्लानिंग के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ा। तो अभी तो फिल्म तैयार है। फिर हमने फिल्म को कांस में हमने हाँ, कांस का वही मैं पूछने वाली थी, नेक्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा कांस फिल्म फेस्टिवल का? दैट वाज वंडरफुल। तो दैट वाज ए वंडरफुल न्यूज़ ऑन आवर पार्ट। जब मेरा डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैम वीज़ा अप्लाई करो तो दैट वाज द मोस्ट बहुत ही एनकरेजिंग मोमेंट था मेरे लिए कि मेरी फिल्म कांस में स्क्रीनिंग होने जा रही है। और वो भी मर्चेडू फिल्म में पैलेज हॉल में हमारा फिल्म स्क्रीनिंग हुआ था। तो वो स्क्रीनिंग में ये इट वाज नॉट फॉर द आम आदमी, मतलब आम ऑडियंस। तो इट वाज फॉर द फिल्म के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनके पास है। तो वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, फिल्म क्रिटिक, उन लोगों के लिए ये सब है। तो वो लोग देखे फिल्म को। और फीडबैक कैसा रहा? फीडबैक मतलब तो मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी होती है कि जब हम लोग वहाँ फिल्म स्क्रीनिंग कर रहे थे, तो कांस में क्या होता है कि दिस इज़ ए ओशन ऑफ फिल्म्स। बहुत सारे फिल्म्स का स्क्रीनिंग हो रही है इधर उधर सारे हॉल्स में एक ही टाइम में। और लोग जो है ना, ये अगर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है फिल्म, उनको पसंद नहीं, सभी सारे अच्छे फिल्म ही हैं, किसी को पसंद नहीं अगर होता है तो वो 10-15 मिनट में उठ के चले जाते हैं, दूसरे हॉल में दूसरा फिल्म देख लेते हैं। ये माहौल है वहाँ। तो हमारी फिल्म तो सिर्फ 2 घंटे की, तो हमको थोड़ा सा टेंशन था कि हमारी फिल्म 2 घंटे की है, लोग तो ऐसे मतलब ऐसे देख रहे हैं, वॉकआउट करके जा रहे हैं, कोई देखेगा या नहीं, कोई लास्ट तक रुकेगा या नहीं, 2 घंटे किसी के पास टाइम है या नहीं। तो ये सब टेंशन था। लेकिन फॉर्चुनेटली जब हमारी फिल्म चली, फिर उसके बाद ख़त्म हो गई, एंड क्रेडिट्स भी आ गया, तब भी कोई लोग उठकर नहीं जा रहे थे। तब रितिशा बताएगी उसका एक्सपीरियंस। वो रितिशा बहुत नर्वस थी क्योंकि वो दरवाजे के पास खड़ी थी कि कोई आएगा तो मैं पूछूंगी कैसा लगा आपको, कोई हाँ तो मैं पूछूंगी कि कैसा लगा आपको, कोई फीडबैक दे दीजिए जो हम इंडिया में आके लोगों को बता सकते हैं कि लोगों को ऐसा लगा। तो वो खड़ी थी ये लेने के लिए। लेकिन जब कोई उठ के नहीं आ रहा है तो अभी बताओ रितिशा। तो मुझे मतलब बहुत मुझे और डर लगा कि अगर, क्योंकि क्रिटिक्स वगैरह भी थे, तो मुझे ऐसा लगा कि वो लोग कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए वेट कर रहे हैं शायद, क्योंकि थोड़ा बहुत डर भी था उधर, नर्वसनेस भी थी। पर जब लाइट्स ऑन हुआ और मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा, तब अ लॉट ऑफ द ऑडियंस वाज क्राइंग, सो that was a very emotional experience for me,
आई थिंक मेरी ज़िंदगी की फर्स्ट एवर ऑटोग्राफ मैंने उधर दी। हाँ, तो उम्बेर्तो वो इटली के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ के लिए पूछा था जो, और एक आई थिंक नर्व रैकिंग एक्सपीरियंस था। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा सपना देख लिया मैंने, रियलिटी में आने के लिए टाइम लग रहा है, पर जो रिएक्शन मिला ऑडियंस से, इट वाज हार्टफेल। अभी भी लाइक आई स्टिल थिंक अबाउट इट समटाइम्स। आपने बताया ये एक आर्टिस्ट की इच्छा बताई, एक आर्टिस्ट की चाहत बताई। नाउ बीइंग अ वुमन, मेरे को भी पता है कि अगर किसी का कुछ गलत टच भी हो जाता है जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं या इवन वर्क प्लेसेस पे कहीं पे भी, तो भी ना एक अजीब सी फीलिंग होती है अंदर, एक बहुत घिन सी फीलिंग होती है ना। जिसके साथ रेप हुआ होता है, लड़कियां भी इमेजिन नहीं कर सकती उस पेन को, अनटिल अनलेस जो विक्टिम्स हैं वो ही जानते हैं इस घटना से जो गुजरी हैं। इस चीज़ को कैमरा पर लाना, एक्ट करना, दिखाना कितना चैलेंजिंग था? आई थिंक दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट शूटिंग के टाइम पे, क्योंकि जो आपने बताया, किसी के मतलब गलत टच से भी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल एक फीलिंग हो जाती है। एंड आई थिंक एवरी गर्ल हैज़ एक्सपीरियंस दैट once in their lifetime, even to the tiniest of extent. एक कमेंट भी किसी ना किसी लड़की ने तो एक कमेंट एटलीस्ट एक्सपीरियंस। हाँ, सो जो कुकी के साथ हुआ वो फॉर्चुनेटली मेरे साथ कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ है। एंड इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज वेरी स्कैर्ड ये रोल करने के लिए, बिकॉज आई वाज अफ्रेड इफ आई वाज मेंटली रेडी फॉर समथिंग लाइक दिस। बट जब रोल मैंने किया, व्हेन द सीन्स वर शॉट, तो शूटिंग के टाइम पे भी डायरेक्टर सर इधर है, तो 1 घंटा वी हैड टू स्टॉप शूटिंग आफ्टर द क्लाइमैक्स सीन, क्योंकि मैं इतना इमोशनली डिस्ट्रॉट हो गई थी कि मैं वापस सीन करने के लिए रेडी नहीं थी। तब घर आने के बाद भी मुझे आई हैड बैड ड्रीम्स एंड आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल, सो वो थोड़ा मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग था। It took me some time to forget about the character because set पे भी सब लोग मुझे कुकी करके बुलाते थे, so I think I blurred the lines a bit, क्योंकि अभी मैंने start किया, so I don't know how to maintain that, so because it was my first ever work, maybe I blurred the lines a bit between the character and myself, so it was a bit traumatizing for me mentally, but तब मुझे ऐसा लगा जो आपने बोला कि लड़की होके भी we never know कि वो विक्टिम क्या एक्सपीरियंस कर रही है, वो सिर्फ वो विक्टिम और वो सर्वाइवर ही जानती है। तो वो कैरेक्टर प्ले करने के बाद मैं सो नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी, सो इट वाज वेरी टॉर्चरस। तो मुझे तब पता चला कि अगर एक कैरेक्टर प्ले करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, तो जो एक्चुअल विक्टिम है उनके साथ क्या गुजरी, मतलब द लाइफ दैट दे आर लिविंग। सो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और एक बहुत ही ज़्यादा एम्पैथी क्रिएट हुई उन लोगों के लिए। ओके, आपके पास आते हैं प्रणव जी। आप अभी मैम ने बताया कि यू वर नॉट रेडी पहले इनिशियली बिकॉज इट्स अ डार्क टॉपिक, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं, सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, आपका काम दिखता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एज अ डायरेक्टर किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है ऐसे, चाहे सीन्स शूट करने में या ऐसे टॉपिक को पिक करने में, हाँ करने में? देखिए, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से निकला था 2011 में। उसके बाद में बहुत सारे फिल्मों में असिस्टेंट किया। उसके बाद क्राइम पेट्रोल आप लोग देखते थे, क्राइम पेट्रोल का एक टीवी शो आता था, सर ने भी लिखा है हम लोग इंटर कनेक्शन उधर से ही है थोड़ा, मतलब मालूम नहीं था, एक दूसरे से मिले नहीं थे, लेकिन सर का स्क्रिप्ट देख के हमेशा बोलता था कौन लिखता है हिंदी में, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ मतलब सर हिंदी में प्रॉपर हिंदी में लिखते थे। देवनागरी में आप लिखते हैं? ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में क्या है ना, रोमन में लिखी हुई हिंदी चलती है। और मैं क्राइम पेट्रोल इनको लिख के भेजता था, मतलब आई थिंक मोर देन 10 years बैक, है ना, तो मैं देवनागरी में लिख के भेजता था। इनके लिए वो तो मेरे पास बहुत शिकायत आती थी, मैं अटक गया, मैंने कहा नहीं भैया, हिंदी का काम हिंदी में भेजूंगा। मैं बोला मैं स्क्रीन प्ले से काम कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं, इतना टाइम लगेगा मुझे पढ़ने के लिए। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे सीखता गया। उसके बाद ड्यूरिंग दिस मुझे भी मालूम था एक दिन फिल्म बनाना है ना, उसके लिए स्क्रिप्ट रेडी करो कि क्राइम पेट्रोल में खुद को मतलब मेरा एक सीनियर ने बताया था, सीनियर ने फैकल्टी ही है, उन्होंने बताया था कि दाढ़ी पकने दो एक दो, तभी मतलब लाइफ के बारे में बोलो।
लोगों को, तो फिल्म में लाइफ के बारे में बोलना पड़ता है ना किसी की, कोई भी कैरेक्टर को। तो मैं भी वेट कर रहा था, स्क्रिप्ट रेडी थे, दो तीन नहीं, ज़्यादा ही रेडी थे ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो लॉकडाउन के दाढ़ी पकने के लिए वेट कर रहा था। नहीं मतलब हाँ, तो मैं लॉकडाउन के बाद मैं फिल्म के लिए मतलब 1-2 फिल्म के लिए मैं पिच कर रहा था कि कैसे हो जाए। तो उसके बाद मैम के पास मैं गया एक रोमांटिक फिल्म लेके, तो मैम ने बोला कि मेरे पास ऐसे एक सब्जेक्ट है। तो मेरा फर्स्ट, तो मैम ने जब बोला मुझे, बोला रेप के ऊपर कम से कम 100 नहीं 1000 फिल्म बन चुका है एज ए सब्जेक्ट को लेके, तो उसके ऊपर क्या बना सकते हैं हम लोग। तो मैंने गया तो क्राइम पेट्रोल में भी मुझे बहुत सारी स्टोरीज मिले, आपको मालूम ही होंगे क्राइम पेट्रोल में इस तरीके का क्राइम का स्टोरी। तो बाहर का भी स्टोरी हम लोग ने बहुत सारा देख लिया था कि क्या क्या बाहर भी हो रहा है, इंडिया के बाहर कैसे कैसे केसेस आया। तो उसकी बाद मैंने बोला कि एक एंगल अभी तक नहीं बोला गया है, हम लोग काम कर सकते हैं। तो उसके बाद उस एंगल में काम करना हम लोग ने स्टार्ट कर दिया कि मुझे लगा कि सब लोग ने कुछ ना कुछ बोल दिया है, कुछ तो बच गया है क्या बोलने के लिए। जब हम लोग ने स्टडी किया, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही रह गया, मतलब हमने लॉ बना दिया, डिफरेंट लॉ प्रोटेक्ट करने के लिए या क्रिमिनल को सज़ा देने के लिए हमने, लेकिन विक्टिम के लिए कुछ किया ही नहीं देखा जाए तो। मतलब आपने अपने अभी बोला कि जिसके साथ होता है वही फील करता है क्या पेन है, सही बात है, वही हम लोग का फिल्म का मतलब बोल सकते तो मेन चीज़ है कि ये कोई दूसरा नहीं, मतलब माँ बाप भी नहीं सोच सकता लड़कियां ही लड़कियों को इस दर्द को नहीं महसूस कर सकती हैं। नहीं खुद जिसके साथ हुआ है वो फिजिकली, वो मेंटली ट्रॉमा वो ही समझ सकती है। तो उसके बाद तो ये स्क्रिप्ट में सबसे मतलब क्या है ना, डायरेक्टर सोचते कि पहला फिल्म हाथ बंधा हुआ ना रहे, हम लोग इसमें लॉ है, मतलब उसके बाद पुलिस कुछ भी, मतलब हम लोग रियल एक स्टोरी कर रहे हैं, उसमें सब हाथ बंधा हुआ है डायरेक्टर की, कि मुझे डॉक्टर जैसे बोलेंगे डॉक्टर को वैसे ही लाइन देना पड़ेगा। अगर मेरा कुछ मतलब फिक्शन स्टोरी होगा, अगर मुझे फिक्शन मतलब डायरेक्टर का हाथ खुला हुआ रहता है, कुछ भी करा सकते हो मतलब आप, क्योंकि उस टाइप का चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं 2 महीना टाइम लेने का और एक है कि आजकल आप देखोगे कि मैं डायरेक्टर के लिए सब डायरेक्टर के लिए बोल रहा हूँ, अगर फिल्म हिट होगा ना तो सबको अच्छा बोले, ये एक्टिंग अच्छा हुआ, कैमरा वर्क अच्छा हुआ, साउंड अच्छा हुआ, ये हुआ। अगर फिल्म किसी तरह से गलत हुआ तो डायरेक्टर का गाली आएगा, डायरेक्टर को गाली मिले, मतलब फैक्ट है। मतलब यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, नो? हाँ, लेकिन जब अच्छे का अच्छा ही credit होता है नहीं ना, सब मिलता। दिखाई देते हैं लोगों को, तो खराब होता है ना, मतलब खराब डायरेक्टर के ऊपर आएगा और उसके करियर का भी बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम जानते हैं। तो उस टाइप के लिए सोच समझ के कुछ पहला फिल्म किया जाए, ऊपर से इतना टफ सब्जेक्ट जिसमें हाथ बंधा हुआ हो, मतलब हाथ इसलिए बंधा हुआ कि आप मतलब खुल के नहीं काम, मतलब डायलॉग बोल, जैसे सर का मैं डायलॉग एक सर का तो इसमें देंगे तो मज़ा आ जाएगा, वो नहीं कर सकते हो, सारे लॉजिकली ही सोचना पड़ेगा, सारे डायलॉग बोल सकते हैं कि नहीं, उसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम गया, तो वो चीज़ है। तो उसके लिए 2 महीने का टाइम जो अच्छे के लिए, फिल्म के अच्छे के लिए लिया था। 1 साल लगे हमको स्क्रिप्ट रेडी करने में, स्क्रिप्ट बनाने में। तो इन्होंने अपना टीम को बुलाया, सबको असेंबल किया। तो हमने पहले तो इनको होटल का रूम दिया, फिर मैंने अपना घर दे दिया कि आप लोग रहो, एक साथ रह के स्टोरी डेवलप करो। सब लोग बैठे उसे घर में रह के डिस्कशन करके, इस तरह से मतलब 1 साल तो फिल्म का स्क्रिप्ट फाइनल होने में लग गया। अच्छा, फिल्म में एक डायलॉग है कि रेप को आज भी मोस्ट हीनियस क्राइम नहीं माना जाता है, और जब हम सर्च करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ रेप केसेस ही लिख के आते हैं, वेदर इट इज़ दिल्ली रेप केस, कठुआ रेप केस, हाथरस के रेप केस, 2019 में हुआ हैदराबाद रेप केस। देयर आर सो मैनी केसेस जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं और बोल सकते हैं। बट आप इस बात से, क्योंकि आपने एक जगह पे मेंशन किया है कि आप क्राइम स्टोरीज़ को बहुत फॉलो करते हैं और आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आज भी इकट्ठे हैं, बहुत सारी FIRs पड़ी हुई हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, मैं तो क्योंकि क्राइम पे मैंने काम किया है, आज से 20-25 साल पहले मैं इंडियाज़ मोस्ट वांटेड डायरेक्ट करता था, तो मैंने अराउंड 80 एपिसोड्स ऑफ इंडियाज़ मोस्ट वांटेड डायरेक्ट किया था, वो भी इन 2001। फिर करीब 100 एपिसोड तो क्राइम पेट्रोल के लिखे होंगे, तो मेरा क्राइम से है। और उस दौरान तो रिसर्च भी करते थे, तो जो सारी FIR, जो सारी जो एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल्स की होती थी मेरे पास, तो वो अभी भी पड़ी हैं। अच्छा, हाँ, संभाल के रखे मतलब पड़ी हैं, फेंकी नहीं, पढ़ता तो नहीं। एक्चुअली रिसर्च वर्क मुझे लगता है कि हमेशा ताउम्र काम ही आता है, जितना हाँ, वो आपने पढ़ा रिसर्च है, कर लिया वो उतना बहुत ही कर लिया। मतलब जैसे सारे बड़े बड़े डाकुओं की पूरी मेरे पास है। अच्छा, हाँ, और कई सारे
नहीं, जैसे सीमा परिहार, निर्भय गुज्जर, है ना, क्योंकि हम बीच बीच में सीरीज बनाते थे ना डाकुओं पे, एक 10 एपिसोड बना दिए, 10 एपिसोड हमने फाइनेंशियल क्राइम पे बना दिए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे, है ना, इस तरह के। फिर दिल्ली के जो बहुत सारे जो था ना, नजफगढ़ एक ज़माने में बहुत बड़ा वो अड्डा होता था ना, जिसमें 2 फैमिलीज़ के बीच इतना भयंकर हुआ था कि 2 फैमिलीज़ ने एक दूसरे को करीब 100 लोगों को मार दिया था। एक दूसरे की फैमिलीज में 100 लोगों को? 100 मर्द, तो उस फैमिली में कोई मेल नहीं बचे थे। ये बहुत लंबा चला नजफगढ़ में, ये उस जमाने में दिल्ली के करीब ही, दिल्ली है नजफगढ़, दिल्ली में ही लगता है नजफगढ़। हाँ, अच्छा, ओके। तो इस तरह के केसेस हैं मेरे पास अभी भी। तो क्राइम तो है, क्या कहें, और इससे हीनियस तो क्या क्राइम होगा, रेप से। और वही बात फिल्म में है कि मतलब पनिशमेंट मिल सकता है क्रिमिनल को, लेकिन क्या विक्टिम को जस्टिस मिल पाता है? खाली पनिशमेंट से तो नहीं होता काम। उसको एक थोड़ा सा सुकून मिलता है, थोड़ा सा मरहम मिलता है, लेकिन जो उसके अंदर जो चोट लगी है वो उसको ज़िंदगी भर ढूंढनी पड़ती है। आपने एक ज़िंदगी दोबारा तो मिलती नहीं है, एक पूरी ज़िंदगी के लिए आपने क्या ट्रॉमा दे दिया किसी को। कभी आप तो उस बारे में भी ये फिल्म बहुत देर तक बात करती है, जो अक्सर ज़्यादातर जो इस तरह के केसेस पे जो काम हुआ है उसमें क्या होता है ना कि जैसे विक्टिम को सजा, क्रिमिनल्स को सज़ा मिली और विक्टिम विनर हो गया, बट विक्टिम की लड़ाई तो फिर भी चलेगी ज़िंदगी भर अपने आप से भी। एक रिपोर्ट की अगर माने तो 86 केसेस एवरी डे होते हैं रेप के, एंड 3.5 केस एवरी आवर हो रहा होता है रेप का, और 96% केसेस में अपने ही होते हैं जो इस क्राइम को कमिट करते हैं। और बिल्कुल सही बात कही आपने कि कभी जब भी सज़ा मिल जाना एक पूरी तरीके से जस्टिस नहीं होता है, लोगों की नज़रों में आपकी इज़्ज़त जा चुकी होती है, और बहुत सारे इस टॉपिक पे भी अपनी एक डिबेट होती है कि विक्टिम नहीं है वो सर्वाइवर है एंड ऑल। इस टॉपिक को चूज़ करना आपके लिए, आपने बताया कि एज अ फादर जो रोल आप कर रहे हैं बहुत सीरियस रोल है, बट अगेन एज अ लॉयर और फादर के बीच में जो आपने बैलेंस बनाया होगा, क्या उस पर भी आपने कुछ रिसर्च या होमवर्क किया था कि लॉयर है तो अलग हो सकता है बट खुद की बेटी के साथ हो रहा है तो किस तरीके से? इस पे रिसर्च करने की तो ज़रूरत नहीं है, इसमें तो अपने अंदर के इमोशंस को खंगालना होता है ना, अपनी अंदर की यात्रा तय करनी पड़ती है ना। कोई ये ऐसा काम नहीं था जिसके लिए कोई कोई आउटर रिसर्च की या कोई स्किल को जानने की ज़रूरत हो। तो वही एक ख़ास तौर पे ही था। 2 चैलेंजेस है ना इस तरह के फादर में, कि एक तो अपनी बेटी के बारे में मान लीजिए वो केस लड़ रहा है, तो वो जो डिटेल्स होती है ना, जो बड़ी, जिनके बारे में बात भी नहीं की जा सकती, सुना भी नहीं जा सकता, उन पे आप बोलोगे, लड़ोगे केस। एक तो ये है, और दूसरा वही कि एक जो किसी भी फादर के साथ होता होगा कि वो अगर उसको एक क्या कहना, एक ब्रेव फेस भी रखना है और अपने दर्द को बता भी नहीं सकता, इससे ये डबल दर्द है। आप बहुत सीरियस रोल्स पिक करते हैं, आपकी इमेज बहुत सीरियस बन चुकी है, ठीक है, और अभी मैं कुछ कमेंट करता हूँ। कर दीजिए कर दीजिए। तो आपको क्या लगता है कि रोल्स कौन से ज़्यादा टफ होते हैं पर्दे पर लाना, कॉमेडी या फिर सीरियस? देखिए, कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस कहते हैं, तो कॉमेडी बहुत टफ होता है। अब ये तो मुझे लोग कास्ट करते हैं, मैं थिएटर में तो ज़्यादा कॉमेडी करता रहा हूँ। अच्छा। अभी मैंने एक सीरीज़ की है, वो देखिए कब आएगी, वो पूरी कॉमेडी सीरीज़ है ना, जो पहली बार मैंने टोटल कॉमेडी की है। अच्छा। बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ फिल्म्स में मैंने ऐसा काम किया है जो विच इज़ ऑन अ लाइटर नोट, बट एक पूरी आउट एंड आउट कॉमेडी की है मैंने। बट आपके साथ बैठ के मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैं अगर सीरियस नहीं हूँ। हाँ जी, सच है। हाँ। कि अगर आप एक्टर नहीं होते, हाँ, तो मैं अगर आपसे पूछूं आप क्या होते प्रोफेशनली, आप क्या होते? मैं साइंटिस्ट होना चाहता। आप साइंटिस्ट बनना चाहते थे? क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे बचपन से ही इच्छा थी कुछ क्रिएट करने की, कुछ नया। घर में जो बच्चे नहीं होते जो कुछ तोड़ते हैं और जोड़ते हैं, हर घड़ी को खोल के देखते हैं कैसे चल रहा है। रेडियो खोल के मैंने देख लिया कि पीछे अनाउंसर तो नहीं बैठा है। ऐसे करके देखा था मैंने बचपन में। रेडियो पे से खोला, मेरे पीछे बैठा हुआ कोई अनाउंसर।
ऐसे करके मैं सारी चीज़ें तोड़ के देखता था, कुछ बनाता था और ऐसा लगता था। और एक हमेशा होता था कि मैंने कोई ट्रांजिस्टर खोला, मान लीजिए, खोल के वापस जोड़ दिया, वो चल जाता है, 2-3 चीज़ें बाहर रह जाती हैं फिर भी चल जाता है वो। मतलब हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ दी जाती है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे तो आपके घर में एक जर्नलिस्ट हैं ही, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप जर्नलिस्ट भी बढ़िया हो सकते थे। हाँ, मतलब मैं अब घर से ज़्यादा लोग कुर्बान नहीं होने चाहिए ना। नहीं, मैं कार्टून्स भी बनाता था। अच्छा। हाँ, मेरे कार्टून्स काफ़ी छपे भी, जब मेरे पॉकेट मनी आती थी कार्टून से। अच्छा, स्कूल कॉलेज डेज में। अच्छा, स्कूल कॉलेज डेज में मैं बनाता था, तो मेरे कई ये मधु मुस्कान, लोटपोट, इस तरह की मैगजीन्स में मेरे कार्टून्स, पराग, चंपक वगैरह में छपते थे। होते थे या वो ऐसे नॉर्मल सोशल कार्टून्स होते थे ना, पॉलिटिकल नहीं होते थे। तो ऐसे जोक्स टाइप के ही होते थे वो कार्टून्स। फिर मेरे भैया ने कहा नहीं यार, मजा नहीं आया। नहीं, हाँ, मतलब एक तो बहुत ही बुरे कार्टून बना था भैया के सामने तो मैं, तो वो लेकिन छपने लायक थे। इतने बुरे नहीं थे। दाल बराबर भी तो होता है सर, वो भी तो होता है। नहीं, घर में एक कोई दिग्गज बैठा हो तो फिर आपकी क्या हो गई। और मैं थिएटर बचपन से शुरू कर दिया था, 12 साल की उम्र से, तो मैं थिएटर उससे पहले से कर रहा था। तो फिर आप सर्कस की वजह से भाग भी गए थे घर से। जी, आपने काफी बड़ा कुछ ढूंढा है। हाँ, फिर उसके बाद मैं आपके बचपन फादर को बताया गया था, फिर आप वापस गए। 3 बार आप दिल्ली, मैं मुंबई, सर्कस दिल्ली, में मुंबई। जोकर बनने के लिए भाग गया था। हमको आज पता चला है, इन्होंने रिसर्च किया है आपके ऊपर सर। और 3 बार आप मुंबई से दिल्ली भी वापस आए हैं। मतलब 1999 में दो बार। 2 बार आए हैं। हाँ, और फिर उसके और बाद अभी गया ही नहीं बम्बई। मतलब बम्बई में घर ले रखा है, लेकिन दिल्ली बेस्ड ही हूँ। अच्छा, आप दिल्ली में ही रहते हैं? ओह, ओके, नाइस। अच्छा, आपने एक जगह पे बोला, वैसे तो आप बड़े सीरियस फादर के कैरेक्टर्स प्ले करते हो, मिर्जापुर हो या मतलब कहीं मिलते पे हैं हो। मुझे, मैं करता नहीं हूँ। अगेन मतलब हाँ, साइन तो सर आप भी करते हो ना, फिर मिलते हैं तो डायरेक्टर जबरदस्ती थोड़ी ना करा लेते हैं। लेकिन आप वैसे बोलते हो कि लेकिन बच्चों डायरेक्टर को मुझे ऐसे कास्ट करते, बताओ प्रणव। नेक्स्ट आप जो भी रोमांटिक कॉमेडी बना रहे हो प्लीज कास्ट करो। हाँ, इन ए रोमांटिक लीड। हाँ, तो लेकिन आप वैसे तो बोलते हो कि बड़े स्ट्रिक्ट फादर बनते हो आप, लेकिन वैसे आप बोलते हो बच्चे वो क्या जो बात मानते हैं वो वैसे बच्चे नहीं होने हाँ, चाहिए। नहीं, मेरे को यूँ लगता है कि बच्चे मतलब जो बिल्कुल ही आज्ञाकारी बच्चे होते हैं ना, वो मुझे लगता है कि थोड़े उनके डफर होने की संभावना ज़्यादा होती है। आप समझ रहे हो? जो फॉलो करता रहेगा वो क्या इंटेलिजेंस होगी। जब मेरा बेटा शैतानी करता है तो मुझे लगता है कि हाँ चलो, मेरी बात नहीं मान रहा, लेकिन थोड़ा दिमाग तो है इसमें। आउट ऑफ द लीग काम कर रहा है। दिमाग तो है इसमें। तो ऊधमी अच्छा है। आपको आपके एक सीरीज से एक कैरेक्टर उठाया गया था और उसके बाद एक पॉलिटिशियन के साथ मिला जुला के एक हाँ रील बनाई गई थी। जी, तो अगर आपको वो अभी बहुत इम्पोर्टेंट है वो। हाँ, तो अभी खेल बदल सकते हैं वो अभी खेल बदल सकते हैं। हमेशा से ही बदलते आए हैं, उनकी तो पुरानी आदत है। लेकिन अगर आपको पर्दे पर आजकल बहुत सारी बायोपिक्स वगैरह बन रही हैं, मैं अटल हूँ बन गई, बहुत सारी बन रही हैं, किसी पॉलिटिशियन का कैरेक्टर अगर आपको पर्दे पर प्ले करना हो तो वो कौन होगा? मैं शायद पॉलिटिशियन का किसी करना ही नहीं चाहूँगा। क्यों? मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिशियंस की नकल भी करनी चाहिए। ऐसा क्यों? तो फिर कैसा कैरेक्टर, किसकी बायोपिक पे आप काम मैं करना बायोपिक पे जिस पे काम करना चाहूँगा ना, वो मैं आपको पहले लिख के देता हूँ कि मुझे उस बायोपिक में कोई कास्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सूट नहीं करता हूँ उस कैरेक्टर में। कौन है? लेकिन किशोर कुमार करना चाहूँगा मैं, अच्छा, जिसमें मुझे कोई कभी कास्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं दिल से वैसा महसूस करता हूँ। सर मेकअप से कुछ करके नहीं, तो हाइट वाइट भी तो ज़्यादा मेरी, थोड़ा किशोर कुमार तो नहीं हो पाऊँगा, लेकिन मुझे बड़े पसंद है। मुझे लगता है कि हमारे इंडिया का वो चार्ली चैपलिन का जवाब है, जो जैसे वो मल्टी टैलेंटेड मल्टी फेसेटेड थे, उसी तरह चार्ल्स चैपलिन पूरी दुनिया में, वैसे ही किशोर कुमार हमारे यहाँ के देखिए कितने अच्छे गायक, कितने अच्छे एक्टर, कॉमेडियन, सीरियस भी बड़ी अच्छी फिल्में की, म्यूज़िक कंपोजर, फिल्में भी कितनी अच्छी बनाई उन्होंने, तो वो बहुत बड़े कलाकार थे। ऑलराउंडर थे। अच्छा सर, एक लास्ट ऐसा पूछ लेती हूँ सवाल, मिर्ज़ापुर 3 आने वाली है 5 जुलाई को, उसमें दिखने वाले हैं आप, नहीं दिखने वाले, कुछ ऐसा बता दीजिए। मतलब मैं तो वाला ही हूँ। हाँ, कैसा होगा, क्या होगा, डिफरेंट होगा, वैसे ही होगा जैसा पहले सीजन्स में नज़र आ चुके हैं,
या कुछ अलग अवतार, नया शेड? मैं उस कैमरे को देख के बोलूँ ये बात है? जो मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 आ रहा है 5 जुलाई को, उसमें आप मुझे ये करता हुआ देखेंगे, डॉट डॉट डॉट। आप ये डाल दीजिएगा इतना सा ना। मैं जरूर, मैं पक्का ये चीज। अच्छा, मिर्जापुर 3 में क्या डिफरेंट होने वाला? कुछ होने वाले डिफरेंट, अलग, कुछ अलग सा? नहीं, मिर्ज़ापुर हमेशा से ही अलग ही होता है, हमेशा कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही ना, उसका एक अलग भौकाल है। ये तो स्वैग है। त्रिपाठी जी रहे हैं उसमें। सबका भौकाल है, त्रिपाठी जी का तो है ही। मतलब कालीन त्रिपाठी, मुन्ना भैया, उस टाइप के जो लोग हैं। हाँ, तो हमारा परिवार कम है क्या पंडितों का? पंडितों का परिवार भी कम नहीं है। सर मैं तो कह रही हूँ हमारे गुड्डू अकेला ही काफी है। ठीक है, तो बहुत बेसब्री से और बहुत गेम खेले, बहुत ज़्यादा तिगड़म भिड़ाया, रिलीज डेट अनाउंस ही नहीं हो रहा था, दिमाग खराब हो गया था सबका। और मुझे तो हर गली नुक्कड़ पे मेरा पान वाला, सब्जी वाला, दूध वाला हर कोई परेशान किया हुआ था मुझे तो। पूछते होंगे? हाँ, हर कोई। तो बताते थे आप क्यों नहीं? नहीं, मैं उनको ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कुछ बोलता रहता था। नहीं, यही अच्छा। वो आप पत्रकारों को थोड़ी बोल सकता हूँ वो बात, पत्रकारों को नहीं बोल सकता। कोई फायदा नहीं, फिर यही है कि इनके घर का दूध वाला, पान वाला बन जाओ। अगर कुछ ऑफ द रिकॉर्ड लेना है तो यहाँ बैठ के एंटरटेनमेंट के जर्नलिस्ट मत बनो बस। खैर, तो बैक टू कुकी को OTT पे रिलीज करने का क्या प्लान है? बिकॉज ऐसे सेंसिटिव टॉपिक समवेयर अगर वो फिल्मों में, जैसा कि आपने बोला कि उन पर फिल्में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर्दे पर अगर वो नहीं चलती हैं, तो आई थिंक OTT इनको बहुत हाथों हाथ लेता है। देखिए, कुकी तो है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कुकी पर्दे पर नहीं चले। मैं चाहती हूँ कि कुकी पर्दे पर बहुत ज़्यादा चले, क्योंकि कुकी हमने ऐसे बनाई है कि ये बड़े पर्दे पर बहुत अच्छी लगेगी। कुकी में फुल ऑन एंटरटेनमेंट भी है, 3.5 गाने हैं। गाने का लिरिक्स को मतलब डिसाइड करने में भी हम लोगों ने बहुत सीरियसली काम किया है। तो ये सुनिधि चौहान जी ने एक गाना गाया है, मोहम्मद फैज़ ने, कृतिका ने एक गाना गाया है, दिव्या कुमार जी ने एक गाना गाया है। तो सिंगर्स चुनने में, गाना का लिरिक्स चुनने में, फिर म्यूजिशियंस जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स चुनने में, सब कुछ करने में हमने बहुत सीरियसली काम किया है। तो ये आपको बड़े पर्दे पर बहुत अच्छा लगेगा। तो बड़े पर्दे पर आप लोग देखिए, ये मेरा मतलब सजेशन है, रिक्वेस्ट है लोगों से। और ये है कि OTT और बड़े पर्दे का ये जो है ना, ये एक दूसरे का मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, बड़े पर्दे पर नहीं देखा, ठीक है, बड़े पर्दे पर आ गई क्योंकि अभी हम नहीं देखेंगे, तो OTT पे आएगा तब हम देखेंगे, ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सिनेमा बनती है एक्चुअली बड़े पर्दे के लिए। फिर अभी OTT हमारा एक नेक्स्ट आफ्टर दैट, बड़े पर्दे पर रिलीज होने के बाद एक नया प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल गया है। पहले जो है ना, फिल्म रिलीज हो गई सिनेमाज में, नहीं चली तो प्रोड्यूसर का मतलब पैसा गया। तो अभी सैटेलाइट भी है, अभी OTT भी है, ये दूसरा ऑप्शंस है जहाँ चल सकती है फिल्म। और कुकी का जो सब्जेक्ट मैटर है, ये बोलना गलत होगा कि ये OTT के लिए प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर है और बड़े पर्दे के लिए नहीं है। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। मतलब प्रणब बहुत अच्छी तरह से बोलता है कि प्रणब कमर्शियल फिल्म के बारे में, प्रणब का एक बहुत ही अच्छा मतलब नज़रिया है। बोलो प्रणब आप। मेन चीज़ है कुकी थिएटर में ही देखना चाहिए। देखो, ये फिल्म आप अगर OTT में देखेंगे, क्या है, आप घर में देखेंगे, फिर ऑफिस में देखेंगे, किधर तो देखेंगे। मतलब कुकर का सीटी बज गया, घर में कुछ हो गया। ये फिल्म के साथ प्लीज़ उस टाइप का चीज़ें मत कीजिए। बहुत मतलब मैं को बोल रहा हूँ ना, हम लोग जिस मतलब जो लोगों के बारे में बोलने जा रहे हैं ना, उनका पेन और इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, मैंने जो प्रॉब्लम वो लोग झेल रहे हैं उसको सॉल्व करने के बारे में अगर हम लोग सोच रहे हैं ना, तो थिएटर में आप वो फील करोगे वो लोग क्या मतलब क्या 2 घंटे में क्या होता है, आप एक जर्नी के थ्रू गुजरोगे कि कुकी का क्या जर्नी होता है, स्टार्टिंग क्या होता है, कुकी का मीट क्या होता है, कुकी कहाँ है, कुकी किधर है, और कुकी के साथ क्या होना चाहिए, कुकी को क्या मिलना चाहिए हमारे सोसाइटी की तरफ से, उसको अगर फील करना चाहते हो। क्योंकि मतलब क्या है ना, हम लोग बोलने से चीज़ें नहीं होंगे, उसको फील करना पड़ेगा पहले। तो 2 घंटे में आप वो फील करोगे, मेरा जो मानना है। मतलब फिल्म बना दिया, ऑडियंस ने देख लिया, उसमें ख़त्म नहीं रखते, तो उसके बाद भी कुछ स्टेप हम लोग को भी लेना चाहिए। तो मेरा ऑडियंस को भी मैं वही बोल रहा हूँ, आप लोग फिल्म देखनी है, उसके बाद भी आप लोग कुछ स्टेप ले सकते हो, आपके घर की बाजू में ही ले सकते हो, घर की मतलब मोहल्ले से ले सकते हो,
मतलब उस एरिया में जो जो चीज़ें हैं उसके साथ ही मतलब आप जा सकते हो। सो कुकी थिएटर में रिलीज़ हो रही है। एक ऐसी फिल्म है, जैसे रितिशा ने बोला था कि फिल्म नहीं है, मूवमेंट है, और मूवमेंट के साथ साथ उन्होंने भी ये बात बोली कि इस फिल्म को देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है कि शायद इसे देखने के बाद आपको एक नज़रिया मिलेगा, आपका नज़रिया बदलेगा और कहीं से एक शुरुआत हो पाएगी चेंज की। क्योंकि ये फिल्म सवाल उठाती है कि सिर्फ सज़ा मिल जाना क्या रेप विक्टिम के लिए या सर्वाइवर के लिए न्याय मिल जाने जितना होता है या नहीं। सो इस फिल्म को देखिए, अपना प्यार दीजिए, कमेंट्स में हमें अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू गाइज फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।